नमस्कार। आज हम भारत में चल रही एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि एक दिलचस्प टक्कर को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ है भारत का खरबों का शादी उद्योग, जो अपने आप में एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, और दूसरी तरफ एक पूरी की पूरी पीढ़ी है जो शादी को अब एक जरूरत नहीं बल्कि सिर्फ एक ऑप्शन की तरह देख रही है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए इस नंबर से शुरू करते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये है भारत की वेडिंग इंडस्ट्री का अंदाजन साइज। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये तो अपने आप में एक पैरेलल इकोनॉमी है। आप अंदाजा लगाइए, ये देश की चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने का दम रखती है। और ये कोई रुकी हुई ताकत नहीं है, ये लगातार बढ़ रही है। और फिर हमारे सामने आता है ये आंकड़ा, 31%। ये भारत की युवा पीढ़ी यानी जेन जी का वो हिस्सा है जो साफ कह रहा है कि उन्हें शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये एक खामोश लेकिन लगातार बढ़ती हुई आवाज है जो उस 10 लाख करोड़ के बिजनेस की नींव पर ही सवाल उठा रही है। तो असली पहेली तो यही है ना? एक तरफ खरबों का उद्योग है जिसके 2030 तक $228 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, और दूसरी तरफ लगभग एक तिहाई युवा पीढ़ी इससे मुंह मोड़ रही है। ये दोनों एक दूसरे से एकदम उल्टी बातें एक ही समय में सच कैसे हो सकती हैं? आइए आज इसी आर्थिक और सामाजिक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले हमें शादी उद्योग की असली ताकत को पहचानना होगा। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये अपने आप में एक आर्थिक सुनामी है। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इस इंडस्ट्री का असली पैमाना दिखाते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक वेडिंग सीजन में इतना बिजनेस होता है जो कई छोटे देशों की सालाना जीडीपी से भी ज्यादा है। ये एक ऐसा इंजन है जो हॉस्पिटैलिटी से लेकर रिटेल तक सब कुछ चलाता है और एक ही झटके में करोड़ों लोगों को रोजगार भी देता है। और मजे की बात यह है कि ये आर्थिक ताकत पूरे देश में एक जैसी नहीं है। जयपुर जैसी जगहों पर एक शादी पर औसतन 73 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, जबकि दिल्ली में 38 लाख। तो ये साफ दिखाता है कि कुछ शहरों में ये दिखावा और खर्च एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है, जो इस इंडस्ट्री के फलने फूलने की बहुत बड़ी वजह है। चलिए अब इस टक्कर के दूसरे पहलू पर चलते हैं। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों के निजी फैसलों का एक फैला हुआ नेटवर्क है, जो सब मिलकर एक बहुत बड़ी आर्थिक और सामाजिक लहर पैदा कर रहा है। तो इस इनकार के पीछे वजह क्या है? सबसे पहले तो है सीधी सादी फाइनेंशियल रियलिटी। एक औसत भारतीय शादी का खर्च एक आम इंसान की सालाना कमाई का 15 गुना होता है। 15 गुना। इसके अलावा करियर बनाने की इच्छा, अपनी आज़ादी को बनाए रखने की जिद और खासकर महिलाओं पर पड़ने वाला घरेलू काम का असमान बोझ, ये सब मिलकर एक तार्किक सवाल खड़ा करते हैं, शादी करें ही क्यों? तंद्रा की ये बात इस पूरी बहस के एकदम सेंटर में है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि आज कई युवा महिलाओं के लिए ये एक जीती जागती हकीकत है। वो अपनी मेहनत से बनाई पहचान और आज़ादी को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के लिए दांव पर लगाने को अब तैयार नहीं है। और अब ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई में दिलचस्प है। 81% मिलेनियल महिलाएं कहती हैं कि वे अविवाहित और अकेले रहने में ज़्यादा सहज महसूस करती हैं। ये सिर्फ एक भावना नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव का सीधा संकेत है। और उस बदलाव का सीधा आर्थिक असर हमें यहां दिखता है। 2025 तक अकेली महिला यात्रियों की बुकिंग का आंकड़ा लगभग 3 गुना होने का अनुमान है। अब ये सिर्फ एक ट्रैवल ट्रेंड नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक इंडिकेटर है। ये वो पैसा है जो शादी के बाजार से निकलकर अनुभवों के बाजार में जा रहा है। यूं समझिए, ये वो पूंजी है जो दुल्हन के गहनों के बजाय अब ट्रैकिंग गियर और फ्लाइट बुकिंग्स की तरफ बह रही है। तो सबसे जरूरी सवाल यही है कि जब इंडस्ट्री की ये न रुकने वाली ताकत लोगों की पर्सनल चॉइसेस की इस अटल चट्टान से टकराती है, तो होता क्या है? नतीजा है एडेप्टेशन, रिजेक्शन और पैसे का एक बहुत बड़ा रीएलोकेशन। आज के एक युवा के सामने चुनाव कुछ ऐसा है। एक तरफ है 40 लाख रुपए की शादी, 500 से ज्यादा मेहमानों की उम्मीदें और सामाजिक प्रतिष्ठा, और दूसरी तरफ उन्हीं 40 लाख रुपए से घर खरीदने का डाउन पेमेंट, दुनिया घूमने की आज़ादी या फिर अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का मौका। ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल का चुनाव नहीं है, ये एक गहरा आर्थिक चुनाव है। इस बदलते माहौल में इंडस्ट्री ने भी खुद को ढालने की कोशिश की है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है माइक्रो वेडिंग। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है,
क्या ये वाकई बदलते हुए मूल्यों का सम्मान है, या फिर बस उसी पुराने सामान को एक नए फैंसी पैकेट में बेचने की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी? और देखिए, जहां एक तरफ इंडस्ट्री माइक्रो वेडिंग जैसे तरीके अपना रही है, वहीं पुणे जैसे शहरों में कोर्ट मैरिज में सीधे सीधे 37.5% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। ये एडेप्टेशन नहीं है, ये शादी के पूरे कमर्शियल तमाशे को पूरी तरह से खारिज करना है। ये एक खामोश विद्रोह है। और ये हमें शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे एक इंसान का निजी फैसला एक बहुत बड़ी आर्थिक घटना बन जाता है। जब कोई पारंपरिक शादी से इनकार करता है तो वो सिर्फ एक परंपरा नहीं तोड़ रहा होता, वो असल में इकोनॉमी में खरबों रुपए के फ्लो की दिशा बदल रहा होता है। शादी के पंडाल से निकालकर स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और ट्रैवल इंडस्ट्री की ओर। ये सब हमें उस बड़े और थोड़े असहज सवाल की ओर ले जाता है जिसका सामना शायद इंडस्ट्री और समाज दोनों को करना पड़ सकता है। और सवाल ये है, जब बारात आना बंद हो जाए तो क्या होगा? दांव पर आखिर लगा क्या है? अगर हम दुनिया भर में देखें तो साउथ कोरिया और चीन जैसे देशों में तो मैरिज रेट्स बिल्कुल ढह चुके हैं। भारत अब तक इस स्थिति से बचा हुआ है, लेकिन 23 से 31% युवाओं का शादी में दिलचस्पी ना लेना एक साफ चेतावनी है। सवाल यह है कि भारत के लिए वो निर्णायक मोड़, वो टिपिंग पॉइंट क्या होगा? और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड सामने आता है, फेक वेडिंग्स यानी नकली शादियां। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि युवा पीढ़ी सेलिब्रेशन को शादी के कानूनी बंधन से अलग करके देख रही है। मतलब उन्हें पार्टी पसंद है, पर शायद वो लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और आखिर में इस पूरे सांस्कृतिक बदलाव के केंद्र में है महिलाओं की बढ़ती आर्थिक स्वतंत्रता। जैसा कि कियारा जैन कहती हैं, जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं तो शादी एक ज़रूरत के बजाय एक चॉइस, एक विकल्प बन जाती है। और यही एक सच इस पूरे समीकरण को बदल कर रख देता है। तो हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं, क्या ये खरबों रुपए की टक्कर वेडिंग इंडस्ट्री नए पैकेजेस और ट्रेंड्स बनाकर जीत सकती है, या फिर हम एक ऐसे बुनियादी सांस्कृतिक बदलाव के गवाह बन रहे हैं जिसे कोई भी भव्य सजावट या शानदार आयोजन रोक नहीं सकता? इसका जवाब ही शायद भारत के समाज और परिवार की परिभाषा तय करेगा।